जो हिंदू धर्म का पार्ट है, हम पहले से जातियों में बटे हुए हैं। क्या तब से जाति कमजोर हुई या तब से जो है हिंदू धर्म कमजोर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जाति इस धर्म के मूल में है। गणना से हिंदू पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। जैसे आदिवासी की गणना से कोई फर्क नहीं पड़ा या एससी की गणना से हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही ओबीसी की गणना से भी हिंदुओं को कोई खतरा नहीं होने जा रहा है। लेकिन कौन लोग हैं जो हिंदुओं को खतरे में बता रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत तब पड़ती है जब मुसलमानों के ऊपर हमला करना हो। इन्हें आपकी जरूरत तब पड़ती है जब उन्हें अपने नेता को वोट दिलाना हो। इन्हें आपकी जरूरत तब पड़ती है जब ईसाइयों पर हमले करने हो। और इसीलिए वो क्या करते हैं, आपके बच्चों के हाथ में वो कलम और कॉपी की जगह तलवार और फरसा पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि बेटा हिंदुत्व खतरे में है, चढ़ जा मस्जिद पर, चढ़ जा चर्च पर। क्योंकि उनका बेटा कोई उस हिंदुत्व की लड़ाई में नहीं है। उनको कतई चिंता नहीं है कि हिंदू धर्म बचे कि खतरे में आए। उनकी अपनी चिंता है कि उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी कैसे बची रहे। और इसीलिए जब जब उनको जरूरत पड़ती है मुसलमानों के खिलाफ, वो ओबीसी को लठैत की भांति यूज करते हैं। जब इस देश का पहला प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है कि जाति तो जो है वैदिक काल से है, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेदों की भी बात कर ले, ऋग्वेद की भी बात कर ले, रामायण की भी बात करें, महाभारत की भी बात करें, तो जाति का दर्द तो वहां पर भी है। तो ये बात तो सच है कि जाति तो मुसलमानों के और ईसाइयों के इस देश में आने से पहले है। सवाल सिर्फ गणना का है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे बच्चों को लठैत होने से रोकना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे बच्चों को दंगाई होने से बचाना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें खतरा किसी मुसलमान से नहीं है, हमें खतरा किसी ईसाई से नहीं है, किसी सिख, जैन और बौद्ध से नहीं है। हमें तो खतरा हमारे अंदर के जो लोग हैं उन्हीं से है। 1-1.5 साल पहले एक आईपीएस अधिकारी को अपनी घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने के लिए अपने ही डिपार्टमेंट से मदद मांगनी पड़ी थी, क्योंकि वो आईपीएस अधिकारी बाद में था, वो दलित पहले था। इसी तरीके से पिछले साल राजस्थान में एक और वाकया हुआ। एक 8 साल का बच्चा जो शायद 3री या 4थी क्लास में पढ़ता था, वो बच्चा स्कूल में गर्मी के मौसम में, आप सब लोग जानते हैं राजस्थान की गर्मी कैसी है, एक पानी का मटका जो मार साहब के लिए रिजर्व था, उस पानी के मटके को छू करके उसने उस मटके से गिलास में पानी लेकर के पानी पी लिया। मास्टर ने इतना मारा कि अस्पताल में बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे का नाम था इंद्र मेघवाल। तो इसीलिए जब हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं तो इस बात के पक्ष में खड़े हुए हैं कि गणना कितनी जरूरी है। पिछड़े वर्ग की जनगणना अगर करते हैं तो उससे राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा होगा। कि भाई मान लिया कि पिछड़े की गणना से राष्ट्रीय एकता को खतरा हो रहा था, तो जनगणना तो आपने एसटी और एससी की थी, क्या उससे कोई खतरा पैदा हुआ? नहीं हुआ। तो फिर ओबीसी की जनगणना से कैसे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता था? लेकिन वो लोग बहुत चालाक लोग थे। जैसे उन्होंने हमारे काम का बंटवारा किया, कहा कि पुराने जन्मों का फल है, भुगतना तो पड़ेगा, और इस जन्म में करोगे अच्छा तो अगले जन्म में बेहतर होगा, नहीं तो फिर इसी में सड़ते रहोगे। उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता का मामला है, पिछड़े वर्ग की जनगणना तो हम नहीं करवा सकते, लेकिन आज उनको करवानी पड़ रही है। असल खतरा क्या था वो मैं बताता हूँ। राजस्थान में 1952 में पहले विधानसभा चुनाव हुए। 160 विधायकों की जो है असेंबली थी, 160 लोग थे। मैं आपको बताऊं 160 में से 56 लोग एक ही जाति के थे, जो बिना प्रचार के, बिना किसी पार्टी के सिंबल के चुनाव जीते थे। 56 लोग थे वो लोग। इस देश में जाति जो है वैदिक काल से चली आ रही है। तो एक बात तो सच है कि जाति हमने तो बनाई नहीं। जो आरोप कुछ लोग लगाते हैं कि अंग्रेजों ने जातियां बना दी, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मुसलमानों के चक्कर में जाति बनी हुई है। जब इस देश का पहला प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है कि जाति तो जो है वैदिक काल से है, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेदों की भी बात कर ले, ऋग्वेद की भी बात कर ले, रामायण की भी बात करें, महाभारत की भी बात करें, तो जाति का दर्द तो वहां पर भी है। तो ये बात तो सच है कि जाति तो मुसलमानों के और ईसाइयों के इस देश में आने से पहले है। सवाल सिर्फ गणना का है। अब सवाल है कि जाति बनाई किसने? तो ये भी बात सच है कि हम तो उस मेहनत कश कौम का हिस्सा है, जो खेती किसानी में शामिल है, जो चरवाहा का जीवन जी रही है, जो पशु पालती है, जिसके पास सिर्फ एक ही काम था, मेहनत काम करने का। उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था, क्योंकि ये कह दिया गया कि
आपका यही काम है कि आप मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे, किसानी करेंगे, जानवर पालेंगे। और कहा कि आपको ये काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये आपके पिछले कर्मों का फल है जो पिछले जन्म में आपने किए थे। कि पिछले जन्म में हमने क्या पाप किए, हमारे बाबूजी ने क्या पाप किए कि हमको मजदूर ही बनाया। अब उसकी तस्दीक करने के लिए जाए तो जाए कहां? किस अदालत में गुहार लगाएं और कहें कि साहब नहीं, पिछले जन्मों में हमारे पुरखों ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बदले में सजा हमें आज दी जा रही है। लेकिन उन्होंने हमें वो सजा दी और हमें कहा कि तुम इस समाज का निचला तबका हो। और इसमें भी कहा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके हाथ का छुआ हुआ पानी भी नहीं पी सकते हो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी परछाई अगर पड़ गई तो आप तो अपवित्र हो जाओगे। तो ये बात तो सच है कि भाई जाति ना तो हमने बनाई, ना हमने कहा कि समाज में आप हमें नीचा दर्जा दे दो और कुछ लोगों को ऊंचा दर्जा दे दो। लेकिन ये दर्जा देने वाले वही लोग, और उन्होंने अपने हिस्से में क्या लिया? सबसे हल्का काम जिसमें हड़द लगे न फिटकड़ी और रंग चोखा आ जाए। पढ़ेंगे लिखेंगे, खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही के बच्चों को पढ़ाएंगे, ना दूसरे को पढ़ने देंगे, ना दूसरे को पढ़ाने देंगे। उन्होंने अपने हिस्से में सारा कुछ रख लिया, ऊपर ऊपर का सारा उनके कंधे पर और सारा मेहनत मजदूरी किसानी हमारे कंधे पर। और कहा गया कि भाई तुम जो काम कर रहे हो ये छोटा काम है, हम जो काम कर रहे हैं ये बड़ा काम। असली आरक्षण यहाँ है कि मेरे यहाँ, मैं जिस जिले से आता हूँ, राजस्थान का जिले का नाम है करौली, वहाँ एक मंदिर है, अंजनी माता का मंदिर, हनुमान जी की माँ के नाम पर वो मंदिर है। और उस मंदिर की 300 बीघा जमीन बीजेपी की सरकार ने वहाँ जो है बाबा रामदेव को दे दी। हजारों एकड़ जमीन इस तरीके से किसी न किसी तरीके से, जो मंदिरों की जमीन थी वो माफीनामे की जमीन थी, जो जमीन जिस पर पट्टा नहीं है वो जमीन है, किसको दी जा रही है? असली आरक्षण वहाँ है। लड़ाई वहाँ तक जानी है क्योंकि असल चीज है हिस्सेदारी की लड़ाई। और हिस्सेदारी का मतलब सरकारी नौकरी कतई नहीं है, हिस्सेदारी का मतलब है जमीन में बराबर की हिस्सेदारी। साथियों, सवाल जाति जनगणना का है। मैं राजस्थान से आता हूं, आदिवासी समाज से आता हूं। मैं आपको बता दूं कि जब से जाति जनगणना शुरू हुई तब से लेकर के आज तक आदिवासियों की तो जनगणना होती है, मेरी तो हो रही है। इसी तरीके से हमारे दूसरे साथी जो एससी समाज से, उनकी भी जनगणना हो रही है। लेकिन उसके बावजूद मैं बिहार क्यों आया? आखिर ऐसी क्या जरूरत मुझे पड़ी कि मैं राजस्थान छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके यहाँ मुजफ्फरपुर की धरती पर आया हूं? तो एक बात मेरे जहन में है कि मैं इस समाज के, इस परिवार के उस बड़े हिस्से का प्रतिनिधि हूं, उसका सदस्य हूं जिसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी की गणना हो ही नहीं रही है। तो अगर मेरी गणना हो भी जाए तो मेरा यह मानना है कि इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है और उस न्याय के लिए मैं यहां पर आया हुआ हूं। सवाल है जाति का, जिसकी गणना को लेकर के हम यहां पर आए हुए हैं। हमारे साथियों ने एक स्वागत में मुझे एक किताब दी थी, हिंदुस्तान की कहानी। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने यह किताब लिखी है। इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि हमारे यहां पर इस देश में जाति जो है वैदिक काल से चली आ रही है। तो एक बात तो सच है कि जाति हमने तो बनाई नहीं। जो आरोप कुछ लोग लगाते हैं कि अंग्रेजों ने जातियां बना दी, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मुसलमानों के चक्कर में जाति बनी हुई है। जब इस देश का पहला प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है कि जाति तो जो है वैदिक काल से है, और प्रधानमंत्री साहब की बात छोड़ भी दें तो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेदों की भी बात कर ले, ऋग्वेद की भी बात कर ले, रामायण की भी बात करें, महाभारत की भी बात करें, तो जाति का दर्द तो वहां पर भी है। तो ये बात तो सच है कि जाति तो मुसलमानों के और ईसाइयों के इस देश में आने से पहले है। सवाल सिर्फ गणना का है। जाति तो है, अब सवाल है कि जाति बनाई किसने। तो यह भी बात सच है
कि हम तो उस मेहनत कश कौम का हिस्सा है जो खेती किसानी में शामिल है, जो चरवाहा का जीवन जी रही है, जो पशु पालती है, जिसके पास सिर्फ एक ही काम था, मेहनत काम करने का। उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था, क्योंकि ये कह दिया गया कि आपका यही काम है कि आप मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे, किसानी करेंगे, जानवर पालेंगे। और कहा कि आपको ये काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये आपके पिछले कर्मों का फल है जो पिछले जन्म में आपने किए थे। उस बात का हवाला दे दिया गया कि अब हम खोजने भी जाएं कि पिछले जन्म में हमने क्या पाप किए, हमारे बाबूजी ने क्या पाप किए कि हमको मजदूर ही बनाया। अब उसकी तस्दीक करने के लिए जाएं तो जाए कहां? किस अदालत में गुहार लगाएं और कहें कि साहब नहीं, पिछले जन्मों में हमारे पुरखों ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बदले में सजा हमें आज दी जा रही है। लेकिन उन्होंने हमें वो सजा दी और हमें कहा कि तुम इस समाज का निचला तबका हो, और इसमें भी कहा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके हाथ का छुआ हुआ पानी भी नहीं पी सकते हो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी परछाई अगर पड़ गई तो आप तो अपवित्र हो जाओगे। और कौन लोग थे वो इस हमारे इसी परिवार का हिस्सा थे जिसको आज की तारीख में हम 85% और 90% कहते हैं। तो ये बात तो सच है कि भाई जाति ना तो हमने बनाई, ना हमने कहा कि समाज में आप हमें नीचा दर्जा दे दो और कुछ लोगों को ऊंचा दर्जा दे दो, लेकिन ये दर्जा देने वाले वही लोग, और उन्होंने अपने हिस्से में क्या लिया? सबसे हल्का काम जिसमें हड़द लगे ना फिटकड़ी और रंग चोखा आ जाए। पढ़ेंगे लिखेंगे, खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही के बच्चों को पढ़ाएंगे, ना दूसरे को पढ़ने देंगे, ना दूसरे को पढ़ाने देंगे। उन्होंने अपने हिस्से में सारा कुछ रख लिया, ऊपर का सारा उनके कंधे पर, और सारा मेहनत मजदूरी किसानी हमारे कंधे पर। और कहा गया कि भाई तुम जो काम कर रहे हो ये छोटा काम है, हम जो काम कर रहे हैं ये बड़ा काम है। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि आपकी मेहनत उसका कोई मूल्य नहीं है, आप मजदूरी करने जाइए तो कहा कि आपको पेट भरने लायक अनाज मिलेगा, आप खेती करने जाइए तो इतना सा दिया जाएगा कि जिससे आप अपने बच्चों का पेट पालने में बड़े संघर्ष करना पड़े, और वो लोग सरकार राजपाट चलाते चलाते वो पूरा अनाज आपका ले गए। मैं आपको बताऊं, मैं जब अपनी पीएचडी कर रहा था तो एक जगह, क्योंकि मेरा राजस्थान पे काम था, एक रियासत है जिसका सब लोग नाम जानते हैं, मेवाड़। मैं आपको बता दूं, मेवाड़ रियासत अपने किसानों से पूरी उपज का 98% हिस्सा टैक्स के रूप में वसूल करती थी। 2% बचता था जिसमें आपको अपने परिवार को अगली फसल के पैदा होने तक जो है आपको जिंदा रखना था। और सिर्फ ये फसल ही नहीं, टैक्स का अंदाजा लगाइए। आप सब लोग जानते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट करते, हमारे राजस्थानी में कहा जाता है कलेवा, कलेऊ, कलेवे पर भी टैक्स था कि सुबह राजा जी नाश्ता करेंगे तो जनता को टैक्स देना पड़ेगा। राजा जी घोड़े पे आएंगे तो घोड़ा अगर सर्दियों में आएगा तो सर्दी घोड़े को लगेगी, तो कंबल ढका जाएगा तो कंबल का टैक्स आपको देना है। बेर का पेड़ है, बेर आ रहे हैं तो राजा जी के हिस्से में अलग से बेर जाएगा। घास है तो घास भी राजा जी के यहाँ आपको अपने से पहुंचानी पड़ेगी। अगर मिट्टी का घर है, लिपाई पुताई करनी है तो उसका भी टैक्स आपको राजा जी को देना पड़ेगा। ये हमारे लोग दिए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये चीज खत्म हो गई, आजादी तक चली। आजादी के बाद भी बदस्तूर ऐसी सिलसिला जारी था। और एक वाकया जिसका जिक्र करना यहां जरूरी है, हम सबको याद है 1757 में अंग्रेज जब आए थे, प्लासी की लड़ाई, आज का जो बंगाल है वहां उन्होंने लड़ी थी। अंग्रेजों को जाति का पता कैसे चला, वो वजह मजेदार वाकया है। जाति जनगणना की अभी बात की अनिल जी ने, अंग्रेजों को आखिर पता कैसे चला?
तो जब 1757 की लड़ाई प्लासी की लड़ने के लिए अंग्रेज यहाँ आए, उनकी एक सिपाहियों की एक टुकड़ी थी जो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ जो बंगाल के उस समय कप्तानी कर रहे थे, वो भाड़े पर लेकर के अंग्रेज सिपाही लाए थे। वो सब मद्रास में उतरे थे, मद्रास से बंगाल तक उनको पैदल पैदल आना था। 3000 सिपाही थे मात्र, और वो 3000 सिपाही मद्रास से लेकर के बंगाल तक आए, और आने के बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी, लड़ाई जीती। और उसके बाद एक सवाल आया कि भाई हमने इतने हजारों किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया पैदल पैदल, लाखों की भीड़ थी जो हमें देख रही थी लगातार, लेकिन किसी ने हमारे ऊपर पत्थर तक नहीं मारा, कंकड़ तक नहीं मारा। आखिर ऐसा इस मिट्टी में क्या है कि लाखों लोग मात्र 3000 लोगों को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे कोई कुछ नहीं कह रहा है। और हम बंगाल में जाकर के बंगाल के नवाब को हरा दिए। और वो सवाल रॉबर्ट क्लाइव की डायरी में ऐसे कैसे ही छूट गया। कोई 30 साल बाद रॉबर्ट क्लाइव की बेटी ने उसका जवाब दिया उस डायरी में, कहा कि इस देश में जाति व्यवस्था ऐसी चीज थी कि आपको देखने वाले लोग तो किसान कमेरा कौम के लोग थे, जो लड़ने वाले लोग थे उन्होंने तो वो हक उनको दे ही नहीं रखा कि वो आपसे लड़ते, क्योंकि सदियों से उनकी लड़ने की जिम्मेदारी तो किसी और लोगों के पास थी। तो जिनके पास लड़ने की जिम्मेदारी थी वो फैल हुए और हमारा देश गुलाम हुआ, और वो इसी जाति व्यवस्था का नतीजा है आज की तारीख में। अगर हमारे लोगों को मौका दिया गया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, इतिहास शायद दूसरा होता। अंग्रेजों ने जब समझा इसको तो सबसे जबरदस्त तरीके से देखिए, उन्होंने जब सेना में भर्ती शुरू की तो सबसे पहले अपर कास्ट के लोगों को सेना में भर्ती किया। हर जाति के सिपाहियों के लिए अलग अलग वेतन, अलग अलग खाने की मैस, और ये पूरी की पूरी व्यवस्था ऊपर से लेकर नीचे तक चलती चली आई। और हमने देखा फिर उन्होंने हर जाति के नाम पर उन्होंने सैन्य टुकड़ियां बंटाना शुरू किया। और पहली बार एक वाकया जबरदस्त हुआ, और वो था 1818 का भीमा कोरेगांव की लड़ाई। आप सब लोग जानते होंगे, महाराष्ट्र की धरती पर महार, जिनको इस समाज का सबसे निचले तबके में जिन लोगों को माना जाता था, पहली बार उन्हें झाड़ू लगाने से हटकर एक काम दिया गया कि आप लड़िए। और वो 500 महार सिपाही लड़े और हजारों की पेशवा की सेना को धूल चटाई। ये पहली बार हुआ था इस धरती पर, ये पहली बार था। हम सब लोग जानते हैं कि जाति व्यवस्था ने इस देश का कितना नुकसान किया। ये जो रिजिडनेस आई, इन्होंने जिस जगह पर रखा, उसका नतीजा ये हुआ। लड़ाई वहीं खत्म नहीं हुई, फिर बाद में अंग्रेजों ने जो है जनगणना शुरू की। कई तरीके के उनके रीजंस थे कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन सवाल आखिर वहीं आकर के लटक जाता है कि आजादी के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जनगणना में जाति के कॉलम को, और खास करके जो पिछड़ा तबका है, उसके मायने में उसे हटा दिया गया। एक तर्क उस समय की सरकार ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम ओबीसी की जाति जनगणना करते हैं, आज की जिसको हम ओबीसी कह रहे हैं, पिछड़े वर्ग की जनगणना अगर करते हैं तो उससे राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा होगा। आज 2025 में मुजफ्फरपुर की धरती से इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है कि भाई मान लिया कि पिछड़े की गणना से राष्ट्रीय एकता को खतरा हो रहा था, तो जनगणना तो आपने एसटी और एससी की थी, क्या उससे कोई खतरा पैदा हुआ? नहीं हुआ। तो फिर ओबीसी की जनगणना से कैसे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता था? लेकिन वो लोग बहुत चालाक लोग थे। जैसे उन्होंने हमारे काम का बंटवारा किया, कहा कि पुराने जन्मों का फल है, भुगतना तो पड़ेगा, और इस जन्म में करोगे अच्छा तो अगले जन्म में बेहतर होगा, नहीं तो फिर इसी में सड़ते रहोगे। उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता का मामला है, पिछड़े वर्ग की जनगणना तो हम नहीं करवा सकते, लेकिन आज उनको करवानी पड़ रही है। असल खतरा क्या था वो मैं बताता हूं।
राजस्थान में 1952 में पहले विधानसभा चुनाव हुए। 160 विधायकों की जो है असेंबली थी, 160 लोग थे। मैं आपको बताऊं 160 में से 56 लोग एक ही जाति के थे, जो बिना प्रचार के, बिना किसी पार्टी के सिंबल के चुनाव जीते थे। 56 लोग थे वो लोग। 160 में से उनकी जनसंख्या कितनी है? मात्र 6% से कम है। वो 56 लोग जीत करके आए थे क्योंकि उनको टक्कर देने वाला जो राजस्थान का सबसे बड़ा समाज था, जिसे हम जाट कहते हैं, उसे वो मौका मिला ही नहीं। और जब उन्हें मौका मिला तब उन्होंने अपने हिस्सेदारी को मांगना शुरू किया और उसका नतीजा यह निकला कि थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर आज की तारीख में क्रिएट हुआ। इतनी ही नहीं, ओबीसी का जो राजस्थान का बड़ा तबका था जाट, आपको बताऊं 1935 में सीकर में एक यज्ञ किया था। यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। वही पुरानी कहानियों पर यज्ञ में तय किया गया कि जाट जो है अपने पूरे इलाके में घोड़ा छोड़ेंगे। वो पूरा इलाका सीकर जिसको हम कहते हैं वो शेखावाटी बेल्ट है। शेखावाटी में राजा महाराजा अलग जो है कास्ट से है, जनता जो है सारी की सारी जाट थी। कहा कि जो कोई घोड़े का रोक लेगा उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई होगी। और उस दिन जाटों ने तय किया कि हम अपने नाम के पीछे सिंह टाइटल लगाया करेंगे, हमारी औरतें जेवर में सोना पहना करेंगी, हमारी औरतों को सम्मान मिलेगा, हम लोग घोड़ियों पर बैठ करके अपनी बारात निकालेंगे, या हमारा हिम्मत होगी तो हम खुद भी घोड़ी पर बैठ करके चलेंगे। यह पहली बार राजस्थान की धरती पर 1935 में तय हुआ, क्योंकि यही वो तबका था जो उस समय राजा महाराजाओं को चुनौती दे सकता था, और इसीलिए उसे पीछे धकेलने की कोशिश हुई। और हम आज भी देखते हैं घोड़ी को लेकर के जिस तरीके का तनाव इस देश में है। आप जनता की तो छोड़ दीजिए, 1-1.5 साल पहले एक आईपीएस अधिकारी को अपनी घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने के लिए अपने ही डिपार्टमेंट से मदद मांगनी पड़ी थी, क्योंकि वो आईपीएस अधिकारी बाद में था, वो दलित पहले था। तो इसीलिए इसी तरीके से पिछले साल राजस्थान में एक और वाकया हुआ। एक 8 साल का बच्चा जो शायद 3री या 4थी क्लास में पढ़ता था, वो बच्चा स्कूल में गर्मी के मौसम में, आप सब लोग जानते हैं राजस्थान की गर्मी कैसी है, एक पानी का मटका जो मार साहब के लिए रिजर्व था, उस पानी के मटके को छू करके उसने उस मटके से गिलास में पानी लेकर के पानी पी लिया। मास्टर ने इतना मारा कि अस्पताल में बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे का नाम था इंद्र मेघवाल। यह पिछले साल की घटना है। तो इसीलिए जब हम लोग यहां पर खड़े हुए हैं तो इस बात के पक्ष में खड़े हुए हैं कि गणना कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, जो तमाम वाकये देश भर में हो रहे हैं, उन सबको जब देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या सब हो रहा है। जनगणना नहीं कराए जाने के पीछे कई तरीके के तर्क दिए। कहा कि समाज बंट जाएगा, हिंदू कमजोर हो जाएगा। एक बात आप बताइए, हम सब लोग जो हिंदू धर्म का पार्ट हैं, हम पहले से जातियों में बटे हुए हैं। क्या तब से जाति कमजोर हुई या तब से जो है हिंदू धर्म कमजोर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जाति इस धर्म के मूल में है। गणना से हिंदू पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। जैसे आदिवासी की गणना से कोई फर्क नहीं पड़ा या एससी की गणना से हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही ओबीसी की गणना से भी हिंदुओं को कोई खतरा नहीं होने जा रहा है। लेकिन कौन लोग हैं जो हिंदुओं को खतरे में बता रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत तब पड़ती है जब मुसलमानों के ऊपर हमला करना हो। इन्हें आपकी जरूरत तब पड़ती है जब उन्हें अपने नेता को वोट दिलाना हो। इन्हें आपकी जरूरत तब पड़ती है जब ईसाइयों पर हमले करने हो। और इसीलिए वो क्या करते हैं, आपके बच्चों के हाथ में
वो कलम और कॉपी की जगह तलवार और फरसा पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि बेटा हिंदुत्व खतरे में है, चढ़ जा मस्जिद पर, चढ़ जा चर्च पर। इसीलिए क्योंकि उनका बेटा कोई उस हिंदुत्व की लड़ाई में नहीं है, उनको कतई चिंता नहीं है कि हिंदू धर्म बचेगी, खतरे में आए। उनकी अपनी चिंता है कि उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी कैसे बची रहे। और इसीलिए जब जब उनको जरूरत पड़ती है मुसलमानों के खिलाफ, वो ओबीसी को लठैत की भांति यूज करते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे बच्चों को लठैत होने से रोकना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे बच्चों को दंगाई होने से बचाना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें खतरा किसी मुसलमान से नहीं है, हमें खतरा किसी ईसाई से नहीं है, किसी सिख, जैन और बौद्ध से नहीं है। हमें तो खतरा हमारे अंदर के जो लोग हैं उन्हीं से है। तो इसलिए इस बात को कहना यहां से जरूरी है। दूसरी बात, वो लोग कहते हैं कि जनगणना अगर होती है और खास करके ओबीसी की जनगणना होगी तो उनका मानना है कि आरक्षण का जिन्न बाहर आ जाएगा। उनको डर है, असल डर यही है। लेकिन साहब बात ऐसी है कि आरक्षण की जो पूरी की पूरी लड़ाई है, बहुत विस्तार से जो अनिल जी ने बताया था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई आरक्षण आपने दिया कहां है। इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट की नौकरियों की संख्या संभाल ले तो मात्र जो है 2 करोड़ के आसपास है। उससे ज्यादा सरकारी नौकरियां केंद्र और राज्य सरकारों में नहीं है। 2 करोड़। एसटी, एससी, ओबीसी के हिस्से में कितनी है? आधी, 1 करोड़। उसमें से डिफेंस फोर्सेज में तो रिजर्वेशन है नहीं, उधर उनको निकाल दीजिए तो बस्ती कितनी है? 60-70 लाख। आबादी कितनी है? 1.25 करोड़, 1.25 करोड़। नौकरियां हैं कहां? जिस नौकरियों का वो हवाला दे रहे, जिस आरक्षण का हवाला दे रहे, असली आरक्षण हम बताते कहां है। असली आरक्षण यहां है कि मेरे यहां, मैं जिस जिले से आता हूं, राजस्थान का जिले का नाम है करौली। वहां एक मंदिर है, अंजनी माता का मंदिर, हनुमान जी की मां के नाम पर वो मंदिर है। और उस मंदिर की 300 बीघा जमीन बीजेपी की सरकार ने वहां जो है बाबा रामदेव को दे दी। यहां है आरक्षण। हजारों एकड़ जमीन इस तरीके से, किसी न किसी तरीके से, जो मंदिरों की जमीन थी वो माफीनामे की जमीन थी। जो जमीन जिस पर पट्टा नहीं है वो जमीन है, किसको दी जा रही है? असली आरक्षण वहां है। लड़ाई वहां तक जानी है क्योंकि असल चीज है हिस्सेदारी की लड़ाई। और हिस्सेदारी का मतलब सरकारी नौकरी कतई नहीं है। हिस्सेदारी का मतलब है जमीन में बराबर की हिस्सेदारी। जितनी हमारी जनसंख्या है उतनी जमीन हमारे पास होनी चाहिए। इस बात को हम सुनिश्चित करने के लिए यहां पर आए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, 2013 में भारत सरकार का एक डेटा आया था एनएसएसओ का। डेटा में कहा गया कि इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी की बात करें तो लगभग 82% लोग ऐसे हैं इन तीनों तबके से जिनके पास 0 से 2 एकड़ की जमीन है। मात्र 0 से 2 एकड़। और अब उस 0 से 2 एकड़ का अंदाजा आप लगा लीजिए। पूरे देश का डेटा की हम लोग बात कर रहे हैं तो जमीनें हैं किसके पास? मैं आपको बताऊं, 2006 में, आदिवासी समाज से आता हूं, 2006 में भारत की सरकार ने जो है एक लॉ पास किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट। कहा कि आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा। 2007 में उसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कोर्ट का रिजल्ट आते आते 2024 हो गया। 24 तक पता चला कि इस देश के 14 करोड़ आदिवासियों में से मात्र 24 लाख को पट्टे दिए गए हैं। बाकी तमाम आदिवासियों के पास जमीनों पर कोई पट्टे नहीं है। वैसी ही स्थिति इस देश में ओबीसी की है, दलितों की है। तो ये उसकी हिस्सेदारी की बात हम लोग कह रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं। अगर हम लोग बात करें जिस हिस्सेदारी की वो बात करते हैं, मात्र 4 से 5% लोग हैं जो इस देश की यूनिवर्सिटियों में ओबीसी तबके से आते हैं। कुछ 1 से 2% प्रोफेसर्स हैं जो एसटी से आते हैं और कुछ इससे थोड़ा सा हिस्सा जो दलित समाज से आते हैं। तो असली आरक्षण तो किसी और के पास है।
90% प्रोफेसर्स की सीटें कोई और लेकर के बैठा है। IIT, IIM और तमाम संस्थाओं को देख लीजिए, उनमें कौन लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पर पिछले साल का एक वाकया है, इस देश की सरकार ने लेटरल एंट्री के नाम पर यूपीएससी में डायरेक्टली सीधे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर की भर्ती निकाली थी। आप सबको याद होगा 2017 से एक खेल चला आपके आरक्षण के खिलाफ कि उन्होंने बिना किसी रोस्टर के, बिना किसी आरक्षण के प्रावधानों के सीधे उन्होंने वैकेंसीज निकाली। कहा कोई एग्जाम नहीं होगी, सीधा इंटरव्यू होगा, जिसकी जितनी बड़ी पैरवी होगी, जिसका कनेक्शन नागपुर से सीधा होगा, वो सीधा सीधा किसी मंत्रालय में सेक्रेटरी बनेगा। और इस तरीके से 50 से ज्यादा लोगों को उन्होंने सेक्रेटरी बनाया। 2017 से लेकर 2023 के बीच में हुआ ये सब कांड, उसमें एक भी ST, SC, OBC नहीं था। तो हम यहां से जब कहने आए हैं तो ये कह देना चाहते हैं कि लड़ाई सिर्फ हमारी नौकरियों की नहीं है, हमारी जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, नाले, सब की लड़ाई है और बराबरी की लड़ाई है। जब तक हम ये लड़ाई नहीं जीत लेते हैं, जाति जनगणना सिर्फ एक पड़ाव है। साथियों ध्यान रखिए, जनगणना तो उनको करनी पड़ेगी, उनका बाप भी करेगा, उनकी तो क्या हैसियत है। लेकिन लड़ाई हमें तब तक लड़नी है जब तक कि इस देश में, बिहार की धरती पर जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जिनके पास जमीनों पर पट्टे नहीं है, भूमिहीन है, जिनके पास बाकी रिसोर्सेज नहीं है, उन सबको वो हिस्सेदारी जितनी हमारे पास है, जितना हमारा हक होना चाहिए, वो हिस्सा नहीं मिल जाता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, फूल जोहार, जय मंडल, जय संविधान।